हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आज हम 2012 का सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट सीटीपी के 30 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होते हैं, मैथमेटिक्स से 30 होते हैं और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 30 होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड के। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जो सब्जेक्ट सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में रीड करेंगे और हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। तो देखते हैं ऑप्शन। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। हमें बच्चे को कभी गलत नहीं मानना है। सीटेट के एग्ज़ाम में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अब व्यवस्था फेल हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हम देने गए और हमने फुल प्रिपरेशन की, लेकिन फिर भी हमारे 2-3 नंबर से हम सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अब सेकंड ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके। तो हमें सीटेट के एग्ज़ाम में रटने पर बल कभी नहीं देना है, वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, लेकिन यहाँ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पर टिक करना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। इसके ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्योंकि क्या है, किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावी होगा। इसीलिए इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंग्लिश में देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके ऑप्शन है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। शिक्षा का समावेशीकरण हमें यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। हमें उसमें भेदभाव
नहीं करना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, तो प्रगतिशील शिक्षा में केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद नहीं होता है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी नहीं होगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य होता है विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, ये मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट पर टिक करना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ज्यादातर विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें, अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सच में है। आकलन बहुत किफायती मिथ्यावृत्ति होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं अपने छात्रों का आकलन करते हैं, क्योंकि वह अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए,
कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि कठोर अनुशासन हमें बच्चों के लिए नहीं देना है। परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देंगे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका 1 ऑप्शन है सभी विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र व कभी मंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ का मंद गति से होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, अंत्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, अंत्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक विकास। इनमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, फिर उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लें और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करें। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। तो इसके ऑप्शन है सामाजिक दुश्चित्ता, संवेगात्मक दुश्चित्ता, अजनबी दुश्चित्ता या वियोग दुश्चित्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक दुश्चित्ता। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवंश संवेगात्मक दुश्चित्ता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वाइगॉत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक। वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विविध अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह डैश से प्रभावित है। तो इसका पहला ऑप्शन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है उससे प्रतीत होता है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है इसका अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन। नेक्स्ट है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता और ऑप्शन नंबर डी है सक्रिय भागीदारिता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो यह उपागम जो होता है वह सक्रिय भागीदारिता सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता।
शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है, वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी आपको एग्जाम में कोहल वर्ग दिखे तो वहां आपको नैतिक, क्योंकि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब देखो कैसा ऑप्शन नंबर 4 है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर, या कठोर आ गया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, मगर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें नैतिक मुद्दों की बात की गई है। कोहल वर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 23। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के माता पिता जो होते हैं वह शिक्षक उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि निर्योग्य बच्चा पहली बार जब विद्यालय आता है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए कि जाओ घर जाओ। उन्हें डांटकर हमें विद्यालय से कभी नहीं भगाना चाहिए, ना ही उन्हें प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ना उन पर कठोर अनुशासन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय, गामक, संवेदी, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो पहला है इसका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान की निर्योग्यता, योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक चित्रण। पियाजे की जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, पहली अवस्था है जो जन्म से स्टार्ट होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण जो 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था बालक इसमें व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है, दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा का भी ज्ञान उसे होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। फिर इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना दिखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है? इसके ऑप्शन हैं पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। जहाँ केवल आए वो ऑप्शन तो हमेशा गलती होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसका 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो पहला है अनुभविक, भावात्मक, अंत्यात्मिक एंड व्यवसायिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भावात्मक। भावात्मक का तात्पर्य क्या होता है? मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुगंध भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। ऑप्शन नंबर 1 है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये बात इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब इसमें क्या है? सेकंड ऑप्शन, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। हमें बच्चे को सीटेट एग्जाम में कभी गलत नहीं मानना है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ये भी गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर C1 इसका करेक्ट हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, वे कैसे सीखते हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि तब अधिक करते हैं जब वे उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे होते हैं। तो ये अभ्यास न हो या रुचि, आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी हो जाती है। इसीलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता होती है सही तरीके से सीखा जाए, अर्थात यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको फुल तरीके से ये समझ में आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर करना। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।